नमस्कार दोस्तों। एक चर्चित नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस नारे को किसने बुलंद किया था? नरेंद्र मोदी ने। कब बुलंद किया था? 2014 के चुनाव के पहले। अपनी रैलियों में मोदी कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। रैलियों में तालियां बजती थी, लोगों को उम्मीद लगती थी कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि यह वो दौर था जब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई तरह के घपले घोटाले हुए थे और भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक जम चुकी थी। लेकिन क्या बीते 6.5 साल में, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के भी 1.5 साल हो चुके, इतने सालों में क्या देश में भ्रष्टाचार कम हो गया, खत्म हो गया? क्या है आंकड़ा? अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में उस रिपोर्ट का जिक्र है। उस रिपोर्ट के हवाले से मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं। और भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बड़ी मछलियां, बड़े लोग, बड़े कॉरपोरेट घराने, बड़ी डील्स। भ्रष्टाचार का मतलब नीचे तक जो भ्रष्टाचार है वो भी होता है, क्योंकि आम आदमी देश में हर रोज लाखों करोड़ों लोग उसी भ्रष्टाचार का सामना करते हैं। छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत देते हैं और वो रिश्वत की वो रकम पूरे देश में अरबों में होती है। लेकिन क्या वहां कोई रोक लगी है? भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी बनी हुई है, बैठी हुई है, क्या वहां नरेंद्र मोदी के 6.5 साल के कार्यकाल में कोई फर्क आया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट कहती है, ताजा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहती है 47% लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में माना है कि बीते 12 महीने में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 47% लोगों ने माना है, आंकड़े को सुनिएगा, कि बीते 12 महीनों में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, सर्वे है। हालांकि यह अलग बात है कि 62% लोगों ने यह भी माना कि सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की है। लेकिन अगर मतलब निकाले तो जो फील गुड फैक्टर था 6.5 साल पहले, जिससे लगता था कि भ्रष्टाचार देश में बहुत काबू में आ जाएगा, वो फैक्टर खत्म हुआ। लोगों को थोड़ा भरोसा अभी भी है, लेकिन भ्रष्टाचार के नंबर्स की बात करें तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब इसको जरा आंकड़े को समझने की कोशिश करें दोस्तों। इस देश के सरकारी दफ्तरों में, इस देश के सरकारी बाबुओं के आचार व्यवहार में, इस देश के हजारों सरकारी दफ्तरों के हर टेबल पर भ्रष्टाचार की जड़ें किस कदर मजबूत हैं, किस कदर गहरी हैं और किस कदर उसे रोकने में तमाम सरकारें नाकाम हुई हैं, यहां तक कि मोदी का 6.5 साल का कार्यकाल भी। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से कुछ जानकारी है, जिसमें भारत ब्राइबरी रेट की बात करें अगर, तो भारत एशिया में सबसे बुरे हाल में है। मतलब जैसे कहते हैं नीचे से फर्स्ट आना, तो भारत नीचे से फर्स्ट है। एशिया की बात कर रहा हूं। भारत में ब्राइबरी रेट सबसे ज्यादा है, यानी करीब 39%। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है, 37% ब्राइबरी रेट की बात कर रहा हूं। मालदीव, जापान में सबसे कम है, 2%। साउथ कोरिया 10%, नेपाल 12% ब्राइबरी रेट। अब इसको समझिए जरा। और इसलिए मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा से मैंने शुरू किया, क्योंकि 6.5 साल पहले ऐसी ही बातें कही गई थी और इससे उम्मीद जगी थी। लेकिन आम आदमी की अगर बात करें, जो रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के लिए, बिजली के लिए, पुलिस के पास तमाम तरह के सरकारी महकमों में काम के सिलसिले में जाता है, जिसका रोज का वास्ता सरकारी बाबुओं से पड़ता है, हर तरह के सरकारी दफ्तर में, केंद्र सरकार का दफ्तर हो चाहे राज्य सरकार का दफ्तर हो, वहां भ्रष्टाचार का क्या आलम है, उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट से और समझिए उसको। इसमें कहा गया कि भारत में पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करके काम कराने वालों की तादाद एशिया में सबसे ज्यादा है। और इसी में अगर विस्तार से अगर देखें तो ऐसे लोगों का कहना है, सर्वे में कहा है कि अगर वो रिश्वत नहीं दें या अपने पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करें
तो उनका काम नहीं होगा, ऐसा उन्हें लगता है, जो इन्होंने अपने सर्वे में लोगों ने कहा है। इसमें अगर हम दूसरे देशों की बात करने से पहले, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अलग अलग महकमों की भी बात की है इसी रिपोर्ट में। तो लोगों ने सर्वे में जवाब दिया है कि पुलिस के संपर्क में आने वाले 42% लोगों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत दी। अब ये पुलिस स्टेट अफेयर है, हर राज्य की पुलिस में करप्शन, भ्रष्टाचार का पैमाना अलग हो सकता है, और मैं कहूँगा इसके लिए मोदी कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे जो राज्य सरकारें कैसे काम करती है, केंद्र कैसे काम करता है, और कैसे नीचे तक, ऊपर से नीचे तक कैसे भ्रष्टाचार की पूरी चेन बनी है, सवाल वहाँ है और उसको समझने की ज़रूरत है। 41% लोगों ने माना कि पहचान पत्र से लेकर छोटे मोटे काम कराने के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, मतलब बिना रिश्वत के काम नहीं होता। ये 41% लोगों ने माना। अब इसको जरा दूसरे देशों के संदर्भ में समझें तो जापान में सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि पब्लिक सर्विसेज के लिए, यानी सरकारी कामों के लिए, काम कराने के लिए, सरकारी दफ्तरों में काम कराने के लिए व्यक्तिगत संपर्कों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन भारत में 46% लोगों को पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा। उसमें पैसा भी है, कॉन्टैक्ट भी है, सिफारिश भी है। 46% और 4%। जापान और भारत का फर्क समझिए। तो मतलब 46% मतलब हर दूसरा आदमी अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों में अगर जाता है तो या तो जुगाड़ से जाता है, संपर्क से जाता है, पैसे देता है, या कोई भी बैकडोर तरीका अख्तियार करता है जो एक तरह से गैर कानूनी है। ये इसी रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी है उसमें ये कहा गया है। और इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया अक्सर ऐसे मामलों में अपना एक टाइम्स व्यू लिखता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू टाइम्स ऑफ इंडिया का होता है। टाइम्स व्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि आप बड़े करप्शन की तो बात करते हैं, बिग टिकट करप्शन की बात करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर के का जो करप्शन है वो ज़्यादा है, और उससे आम आदमी का वास्ता हर रोज़ पड़ता है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और अगर इसी रिपोर्ट के हवाले से देखें तो एशिया में सबसे बुरा हाल, सबसे निचले पायदान पर भारत भ्रष्टाचार के मामले में। और आंकड़े मैंने शुरू में बताया, फिर से बता दूं कि 47% लोगों ने माना कि बीते 12 महीने में भ्रष्टाचार बढ़ा है भारत में। अब इसमें कुछ और जानकारियां हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पुरानी रिपोर्ट का भी जिक्र करूंगा, पिछले साल का। लेकिन बताऊं कि करप्शन होता कैसे और यह खत्म क्यों नहीं होता। सरकारें चाहे योगी की हो, चाहे मोदी की हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे किसी और की हो, चाहे अशोक गहलोत की हो, चाहे कमलनाथ की हो, चाहे शिवराज की हो, हम अक्सर ऐसी रिश्वतखोरी की कहानियां सुनते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे और बिना बाबू की जेब गर्म किए बगैर आपके काम नहीं होते होंगे। छोटे काम में कुछ भी हो सकता है, बिजली के कनेक्शन से लेकर, पानी के कनेक्शन से लेकर, अपने मकान के लिए नक्शा पास कराने से लेकर, ज़मीन से जुड़े कोई हदबंदी और किसी तरह के ब्लॉक में उसका काम हो, कुछ भी हो। और सरकारी योजनाओं का ये आलम है। इससे अलग हटकर मैं बताऊं, अभी मैं बिहार में था, बीते 20-22 दिनों तक मैं बिहार में था। छोटी छोटी योजनाओं में भी, अगर प्रधानमंत्री की योजना है शौचालय योजना, जिसके लिए सरकार की तरफ से 12,000 मिलते हैं किसी गरीब को, जिसको शौचालय के लिए सरकार आवंटित करती है, तो उस योजना में पैसा आवंटन करने से पहले ही 2,000 रुपये उसे रिश्वत देने पड़ते हैं। कहीं कहीं 3,000 है, तो 12,000 में 3,000 ले लिया, मतलब 25% रिश्वत दो, तब आपको 12,000 मिलेंगे। और ऐसे ही सरकार की तमाम योजनाओं में है। और ऐसी रिपोर्ट, ऐसी खबरें छपती रहती है। अलग बात है कि मीडिया की भूमिका इस मामले में जैसी होनी चाहिए, ऐसे घपलों घोटालों के खिलाफ मुहिम चलने की, वो नहीं दिखती है। और ठीक है, कई बार लगता है कोई बड़ा घोटालेबाज पकड़ा गया, ईडी ने कहीं रेड कर दिया या किसी इनकम टैक्स ने कहीं रेड कर दिया, तो लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचारी कई देश की सरहद छोड़कर विदेश जा चुके हैं। बड़े घोटालों की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, ऐसी 50 कहानियां, लेकिन उस पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं तक सीमित रहते हुए कि छोटे छोटे काम, कोई भी काम कराते हैं बिना रिश्वत का, इस देश में नहीं होता। और वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में यही कहने की कोशिश की गई है। अब मैं पिछले साल इसी साल जनवरी की रिपोर्ट देख रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। उस रिपोर्ट के मुताबिक दाओस में वो रिपोर्ट पेश की गई थी। उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, CPI बोलते हैं इसको, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स,
इसमें भी भारत 180 देशों में 80वें नंबर पर है। 180 में 80वें नंबर पर। 2018 में 78वें नंबर पर था, 2 पॉइंट नीचे खिसका। और दावोस में रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड टॉप पर थे, यानी दुनिया के ईमानदार देशों में डेनमार्क और न्यूजीलैंड। बाकी देशों की बात करेंगे तो फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मन, लग्जमबर्ग इस सूचकांक में टॉप 10 पर, मतलब ईमानदार देशों की लिस्ट में टॉप 10 पर। इसमें होता यह है कि इस इंडेक्स में जितना ऊपर जाएंगे उतने ईमानदार, जितने नीचे जाएंगे उतने बेईमान। तो भारत 80 के आसपास उस लिस्ट में 180 देशों में। हालांकि ये खुश हो सकते हैं बहुत सारे राष्ट्रवादी कि पाकिस्तान 120 पर है। तो ये एक बड़ा मसला है इस देश के लिए, करप्शन। और इसी रिपोर्ट में जो मैं 2010 जनवरी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि किस किस लेवल पर भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसी में कहा गया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चुनावी फंडिंग अपारदर्शी होने, सरकारी निर्णय में रसूख वाले लोगों की दखलंदाजी, ताकतवर कॉरपोरेट समूहों की लॉबिंग की वजह से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और भी तरह के राजनीतिक दलों का इंटरफेरेंस, राजनीतिक दलों जिस ढंग से चुनाव में अरबों खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार कहीं से नियंत्रित होता नहीं दिख रहा है। हाँ, आप अगर ये कहें कि 2012, 11, 13 में कोल घोटाले, 2G घोटाले, CWG घोटाले हो रहे थे, वो नहीं दिख रहे हैं, अलग बात है। लेकिन वो बड़ी मछलियों का सवाल है। जनता हर रोज ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों का सामना जनता का पड़ता है जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस रिपोर्ट के हवाले से मकसद सिर्फ ये था, चूंकि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है और कहीं ये जानकारी है भी नहीं, तो आपको ये पता चले कि किस तरह से देश में किस किस सेक्टर में कैसे कैसे भ्रष्टाचार है। और कुल मिलाकर लब्बो लुआब इसका ये है कि घुसखोरी में भारत एशिया में नीचे से फर्स्ट है। नीचे से फर्स्ट मतलब घुसखोरी में, करप्शन में भारत एशिया में नंबर 1 है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट के हवाले से है। भारत में मोदी सरकार के 6.5 साल हो चुके। 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है। बिहार से लेकर, यूपी से लेकर, राजस्थान से लेकर, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, कर्नाटक से लेकर असम तक, पूर्वोत्तर तक। तो भ्रष्टाचार इस देश में कमता नहीं दिख रहा है। यह अलग बात है कि सरकारें जब सत्ता में आना चाहती है, जब चुनावी सरकारें या राजनीतिक दल जब चुनावी रैलियों में होते हैं तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन दरअसल भ्रष्टाचार मिटना तो छोड़िए, भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। नमस्कार।